हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं टीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा को एक अभियान के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी अभियान में हमने सबसे पहले 10वीं यूनिट को पढ़ा था, उसके बाद हमने छठी यूनिट को पढ़ा और फिर हमने पहली यूनिट को पढ़ा। पहली यूनिट की अभी एमसीक्यू सीरीज हम रोजाना लगाते हैं, लेकिन सैटरडे संडे को हम छठी और 10वीं यूनिट भूल ना जाए इसलिए उसके एमसीक्यूज लगाते हैं ताकि आप लोग इस बहाने एक बार पूरा रिवीजन कर लें। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपसे सैटरडे संडे को टेस्ट लेने का यह है कि 10वीं यूनिट और छठी यूनिट को आप एक एक दो दो घंटे में रिवाइज कर लें ताकि आप सब लोगों का बार बार रिवीजन होता रहे और मेरे स्टूडेंट 10वीं यूनिट को फिर से भूल ना जाए जो बड़ी शिद्दत से मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। छठी यूनिट आप फिर से भूल ना जाए जो मैंने बहुत जान लगाकर आपको पढ़ाई है। उम्मीद है आप उतनी ही जान लगाकर पढ़ रहे होंगे जितनी जान लगाकर मैं आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूं। आप सब लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आप सब लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर अपने साथ जरूर बैठे होंगे क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट सीख गए हैं कि हमें धीरे धीरे अपने आप में सुधार करना है, धीरे धीरे अपना मूल्यांकन करना है। हर सैटरडे संडे टेस्ट लगाकर हर रोज एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी गलतियां पहचाननी है और उनको धीरे धीरे दूर करना है। एक दिन मेरे सारे स्टूडेंट परफेक्ट होंगे। चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम देव पूज्य देव श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे पहला प्रश्न तैयार है, आप सब लोगों का पेन स्पीड से काम करना चालू हो जाए। आप सबके सामने पहला प्रश्न है। उम्मीद है इस बार भी टेस्ट में 10 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे रखूंगा जो आपने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे। फिर जनजातियों के 10 नए फैक्ट पता चलेंगे, लेकिन बाकी के बचे हुए 40 प्रश्नों में आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मुझे कितना आता है। यहीं पे सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए पहला प्रश्न का आंसर कीजिए फटाफट। पद्मावती ग्रंथ ये एक बुक का नाम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पद्मावती ग्रंथ में किस लोक नृत्य का विवरण दिया गया है? सुवा नृत्य का, कर्मा नृत्य का, राई या जावरा नृत्य का? जल्दी से आंसर कीजिए कि पद्मावती नामक जो बुक है, पद्मावती नामक बुक के लेखक कौन है? फटाफट फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के जो लेखक हैं उन्होंने किस नृत्य का को लोक नृत्य, इस किताब इस ग्रंथ में किस नृत्य को विवरण दिया गया है? आंसर होगा राई नृत्य को। राई नृत्य का विवरण जो है वो यहां मिलता है, सी ऑप्शन सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी अगर किसी ने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों की बोलियों का संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाली सामुदायिक रेडियो जो व्यवस्था है, सामुदायिक रेडियो व्यवस्था जिसके तहत 9 रेडियो स्टेशन आजकल चल रहे हैं। पहला रेडियो स्टेशन आपको पता ही है कि जब चंद्रशेखर आजाद की पहली पुण्यतिथि या 105 वर्ष की पुण्यतिथि मनाई गई थी तो भाबरा गांव में खोला गया था। तो वो पहला था, बाद में धीरे धीरे करके 11, 9 और 8 और हमने खोल लिया, अब 9 हो चुके हैं। तो किस नाम से सामुदायिक जो आदिवासी बोलियां हैं उनकी संवाद और सूचनाएं किस नाम से प्रसारित होती है? संवेदना, अरुणिमा, वन्या और नवजीवन। फटाफट आंसर कीजिए। ये वन्या के नाम से होती है। किस नाम से होती है? वन्या के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध किशोर जड़िया, क्या नाम है? अवध किशोर जड़िया का संबंध है, जल्दी से बताओ। अवध किशोर जड़िया का संबंध किस चीज से है? साहित्य से, नृत्य से, गायन से या खेल से? फटाफट आंसर कर लो। अवध किशोर जड़िया का संबंध किससे है? अवध किशोर जड़िया का संबंध साहित्य एवं शिक्षा से। किससे है? साहित्य एवं शिक्षा से। फटाफट आंसर कर लेना, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जबन, क्या नाम है? उज्जबन जनजातीय संस्कार का संबंध है। जो उज्जबन नाम का जनजातीय संस्कार है वो किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, नामकरण से या दाह संस्कार से? जल्दी से आंसर करो। मेरे बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उज्जबन याद होगा सब लोगों को। उज्जबन क्या है? उज्जबन एक दाह संस्कार है। क्या है? दाह संस्कार। डी आंसर सही होगा। फटाफट कमेंट में बताना किस जनजाति में दाह संस्कार को उज्जबन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकू,
वर्ष में कितनी बार जादू शक्ति एवं आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं? जल्दी फटाफट बताओ। कोरकू जनजाति के लोग साल भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1, 2, 3, 4 कितनी बार बलि देते हैं अपने जो मृतक देवता हैं या जो अपने पूर्वज जो मर चुके हैं उनको खुश रखने के लिए, जादुई शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए, आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए कितनी बार बलि देते हैं वर्ष में? फटाफट आंसर कर लो। कोरकू जनजाति की बात हो रही है। कोरकू जनजाति के लोग 2 बार बलि देते हैं। कितनी बार देते हैं? 2 बार बलि दी जाती है। अब देखो यहां ध्यान से, जादुई शक्ति और आत्मा कितनी चीज है? जादुई शक्ति एक चीज हो गई, आत्मा एक चीज हो गई, तो दोनों को प्रसन्न करने के लिए 1-1 बार बलि देंगे तो वर्ष में 2 बार बलि देनी है, तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के लोग कृषि देवता कौन है? जो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के भारिया हैं या पातालकोट के जो भारिया हैं, उन भारियाओं के जो कृषि देवता है उनको क्या नाम से पुकारा जाता है? कृषि देवता को क्या कहा जाता है? फटाक से बताओ। डोंगर देव, भीमसेन, भाग देव और कंडोपन। जल्दी से आंसर करो। भीमसेन देवता को भारिया जनजाति का कृषि देवता कहा जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांदल या दफड़ा का संबंध किससे है? ये क्या चीज है? मांदल क्या है या दफड़ा क्या है? मांदल और दफड़ा एक दूसरे के और में है। मांदल और दफड़ा क्या है? वाद्य यंत्र है, नृत्य है, गायन है या भोजन है? जल्दी से बताओ क्या है ये? जो मांदल है, मांदल वाद्य यंत्र है। क्या है ये? वाद्य यंत्र है। ए आपका आंसर सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक कर्मा नृत्य का प्रकार नहीं है? अब 4 की बजाय 5 ऑप्शन दे दिए। कर्मा नृत्य का एक प्रकार नहीं है, क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन भी देनी थी ना, तो इसलिए 5वां ऑप्शन लाया गया। कर्मा खुरी, कर्मा खाय, कर्मा झुनी, कर्मा लहकी, कर्मा हुलकी, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कर्मा का प्रकार नहीं है। 4 तो हैं, क्योंकि उसके 4 प्रकार होते थे, इसलिए मैंने 5 ऑप्शन बना दिए। तो भैया कर्मा खुरी, कर्मा खाय, कर्मा झुनी या कर्मा लहंगी, इनमें से कौन सा एक जो है वो कर्मा का प्रकार नहीं है? तो कर्मा लहकी जो है ये कुछ नहीं होता है भैया। कर्मा लहकी कर्मा का प्रकार नहीं होता है, तो ई ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भिया लानंद, भिया क्या लिखा हुआ है? भिया लानंद नाम का जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार का नाम है। भिया लानंद नाम का श्रृंगार किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? फटाफट बताओ कि भिया लानंद नाम का जो श्रृंगार है वो कौन सी जनजाति की महिलाएं करती हैं? वो कौन सी जनजाति की महिलाएं भिया लानंद नाम का जो श्रृंगार है? देखो भिया से भील लग रहा होगा, लेकिन भील नहीं करना है। कोरकू जनजाति की महिलाएं बहुत ज्यादा कुर करते हुए क्या करती है? भिया लानदान करती है या ये श्रृंगार को करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोहर जॉय प्रथा, बहुत अच्छे से एक बच्चे ने कमेंट किया था जब मैं ये कोरकू जनजाति पढ़ा रहा था। तो कोरकू जनजाति में जोहर जॉय नाम की जो प्रथा चलती है, इसका संदर्भ या ये किसके संदर्भ में कौन सी चीज सही है? ये अतिथि के पैर धुलाए जाते हैं, अतिथि को सीडू पिलाया जाता है, सीडू माने दारू पिलाना, अतिथि का सत्कार किया जाता है, या ये सब कुछ किया जाता है? फटाफट आंसर करो कि जब जोहर जॉय नाम का परंपरा जो है, जोहर जॉय ये किया जाता है, तो उसमें क्या क्या करते हैं? अतिथि सत्कार, दारू पिलाना, पैर धुलाना, क्या क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं। फटाफट आंसर करो। उम्मीद है 80% बच्चों ने जो है वो सभी आंसर किया होगा। अब ऐसी गलती एग्जाम में मत करके आना भैया। यहां पर अतिथि सत्कार करना ही लिखना है आपको, केवल अतिथि सत्कार को जोहर जॉय कहते हैं। ज्यादा अक्कल लगाई होगी तो आपका सभी आंसर किया होगा आप सब लोगों ने, मुझे पता है। 1.5 अक्कल लगाने में मेरे बच्चे पीछे नहीं है, तो वहां गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है भैया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगा जनजाति में मांदल मलंदा जो शब्द है ये किस चीज को इंगित करता है? मलंदा नाम का जो शब्द है ये किस चीज को दर्शाता है? फंदे को, हथियार को, प्रथा को या नृत्य को? फटाफट आंसर करो कि मलंदा शब्द जो है वो किस चीज को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? फंदे को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। फंदे को कहते हैं बेगा जनजाति के लोग मलंदा। क्या कहते हैं? मलंदा। याद रख लेना फटाफट, इसका ए आंसर जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौंड जनजाति में मृत्युगान प्रचलित है,
इन चार में से एक मृत्युगान नाम की चीज, एक गाना, एक विशेष प्रकार का गायन किया जाता है गौंड जनजाति में, और वो गायन जो किस नाम से जाना जाता है? मसाणिया, काया खोज, खहुल पाटा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। देखो इनमें से जो बचा हुआ है वो निमाड़ में प्रचलित है, निमाड़ का मृत्यु गीत है वो। मसाणिया या काया खोज जो है वो निमाड़ में प्रचलित है। बचेगा खहुल पाटा, तो खहुल पाटा जो है वो गौंड जनजाति में प्रचलन में है। भाई याद रख लेना, सी इसका आंसर सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मृत्युगान खहुल पाटा में किसके गीतों का गायन किया जाता है? बहुत अच्छा, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न मेरे सहयोगी ने बनाया। जल्दी से आंसर करो। मृत्युगान या खहुल पाटा में किसके गीतों का गायन होता है? जल्दी बताओ कि मृत्यु गीत के रूप में या जो खहुल पाटा है गौंड जनजाति में, इसमें किसका गायन होता है? श्रवण कुमार के गीत, हरदोल के गीत, राजा जोलंग साई के गीत, या कोई नहीं? जल्दी से आंसर करो। अब यहाँ अधिकतर लोग हरदोल करने वाले हैं, जबकि गलत आंसर है भैया। राजा जोलंग साई जो है ये आंसर करना है, क्योंकि ये जो हरदोल है ये तो विवाह के लिए होता है भैया, विवाह के समय गाया जाता है। जोलंग साई याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौंड जनजाति में प्रचलित विवाह में होता है एक विशेष प्रकार का जो प्रथा है वो गौंड जनजाति में होती है। दुल्हा बारात लेकर जाता है। 3 विवाह पढ़ाए थे ना, मांडवा तरी नाम का जो विवाह था उसमें चढ़ विवाह, पठोनी विवाह, लम सेना। तो ये पठोनी की बात हो रही है, चढ़, पठोनी और लम सेना। तो यहाँ जो विवाह है उसमें क्या होता है? दुल्हा बारात को लेकर जाता है, दुल्हन बारात को लेकर आती है, एक दूसरे के घर आते हैं या कोई नहीं? जल्दी से बता इसमें क्या होता है? दुल्हन जो है वो बारात लेकर आती है, उल्टी परंपरा का पालन होता है। ये बी ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र है? क्या वाद्य यंत्र का उपयोग होता है कर्मा नृत्य में? फटाफट करो आंसर। मैं आप सब लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आपको पूरा रिवीजन हो जाए इसलिए ये प्रश्न हर एक जनजाति पे 2-4 मिलकर के बनाए गए हैं। कर्मा नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है भैया? मृदंग होता है, मांदल होता है, घुंघरू होता है, या झांझ होता है? जल्दी से बताओ कि ये जो कर्मा नृत्य है इसमें कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो उपयोग होता है? कर्मा नृत्य में मांदल जो है, क्या मांदल नाम का जो वाद्य यंत्र है ये यूज होता है। बी आपका ऑप्शन सही होगा। झांझ तो मालवा में बजाते हैं भजन के समय पे। मृदंग जो है वो शास्त्रीय नृत्यों में भी बजाई जाती है। घुंघरू के बारे में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया हुआ है, वो आप छोटा सा शॉर्ट जरूर देख लेना तो घुंघरू पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरी लोक नाट्य है, ये गौरी लोक नाट्य किस जनजाति का है? जल्दी से बताओ कि गौरी लोक नाट्य जो है वो किस जनजाति में प्रचलन में है? भीलों में, गोंड में, भारिया में या सहरिया में? जल्दी बताओ। देखो गोरी जो है ना, गोरी गोरी लड़कियां कौन सी जनजाति में? जल्दी बताओ। गोरी गोरी लड़की भील जनजाति में। तो गौरी नृत्य भीलों का हो गया। किसका हो गया? भीलों का। तो भील जनजाति का गौरी नृत्य। चलो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य को भीलों का गजरा कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भीलों का गजरा किसे कहा जाता है भैया? जल्दी से आंसर करो। किस नृत्य को भीलों का गजरा कहा जाता है? डोंडिया नृत्य को, घुंघरू को, डोहा नृत्य को, या सभी को? भीलों का गजरा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रश्न है भाई, स्टार लगा लेने जैसा। तो भीलों का गजरा किसे कहते हैं? तो जो डोहा नृत्य है इसे भीलों का गजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोहा नृत्य को। सी इसका आंसर होगा। डोहा नृत्य को भीलों का गजरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेगा द्वारा किया जाने वाला परधोनी नृत्य। कौन सा नृत्य? परधोनी नृत्य में किसकी पोशाक पहनते हैं? जल्दी से बताओ कि परधोनी जो नृत्य है, परधोनी नाम क्या है? परधोनी नृत्य में किसकी पोशाक पहनी जाती है? घोड़े की पहनते हैं, हाथी की पहनते हैं, बैल की पहनते हैं, दुलदुल घोड़ी की पहनते हैं? जल्दी से बताओ। 80% लोग इस प्रश्न में दुलदुल घोड़ी लगाने वाले हैं। भाई दुलदुल घोड़ी तो सहरियाओं का एक नृत्य ही है, तो ये तो गलत हो गया। आंसर होगा हाथी की पोशाक पहनते। किसकी पोशाक पहनते हैं? हाथी की पोशाक पहनते। बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा कि परधोनी नृत्य में हाथी की पोशाक पहनी जाती है। चलो और आगे बढ़ते हैं। दागना प्रथा का संबंध किस प्रमुख जाति से है?
देखो दागना जो है वो दो जनजातियों में प्रचलन में है, लेकिन एक में उसका कुछ विशेष नाम है, या दागना नाम नहीं होता है। तो दागना प्रथा किस में प्रचलन में है? गोंड में है, भील में, सहरिया में है, या भारिया में? जल्दी से बताओ कि किस जनजाति में दागना प्रथा प्रचलन में है। दागना प्रथा जो है ना, जिसे डाम देना कहते हैं, वो भीलों में प्रचलन में है। कहां प्रचलन में है? भीलों में प्रचलन में है। बी आपका आंसर सही होगा। अगला, ये जो दागना जो भीलों में प्रचलन में था, जिसके अन्य नाम क्या क्या हैं? चेंका, डाम देना, चीड़ी दाग, या सभी? जल्दी से बताओ। अब यहाँ अधिकतर लोग होशियारी मारेंगे, मुझे पता है, होशियारी मार के एक प्रश्न गलत करवाएंगे। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में मत करना, प्रीलिम्स में भी मत करना ऐसी होशियारियां। चेंका कहते हैं, डाम देना कहते हैं, चीड़ी दाग कहते हैं, या सभी? जल्दी से आंसर करो। अब यहाँ है ना, सभी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? सभी। क्योंकि वो जो डाम देना मैंने अभी बोला है, इस डाम देने को एक विशेष उपजाति में क्या कहते हैं? चीड़ी दाग। क्या कहते हैं? इसी भील की ही एक उपजाति में इसी चीड़ी दाग, और एक जगह इसे चेंका कहा जाता है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भीली शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। जो भील शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? नाम पूछा है। कर्नल टाड ने, मजूमदार ने, पादरी थॉमसन ने, या किसी ने नहीं? इनमें से किसी ने नहीं। जल्दी से बताओ। कर्नल टाड तो आंसर करोगे नहीं, जल्दी से आंसर कर लो। पादरी थॉमसन, जो सी ऑप्शन है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। पिथोरा चित्रकला। पिथोरा चित्रकला के संबंध में सत्य कथन है। केंद्र में घोड़ा होता है, इसमें रावण के 12 मुख बनाते हैं, इस बनाने वाले को लिखिंद्रा कहते हैं। अब देखो, आपने ये तो पढ़ा है, एक चीज तो मैंने फोटो दिखाया, उसमें घोड़े भी दिखते हैं, तो अगर 2 पॉइंट सही हो गए, तीसरा अपने आप सही हो जाता है, तो आंसर होगा फिर डी, सभी सही है। जल्दी से आंसर कर लो, डी सभी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति नंदन प्रिंट के कपड़ों का इस्तेमाल करती है? बताओ, नंदन प्रिंट का इस्तेमाल कौन सी जनजाति करती है? कौन सी? गोंड, भील, भारिया, कोल। अब ये प्रश्न कोई पढ़ाता थोड़ी है, मैंने भी पढ़ाया थोड़ी, लेकिन आईक्यू यूज करना है। ये बता रखा है कि नंदन प्रिंट कहाँ पे होता है भैया, और जहां वो होता है वहां कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इनका जब मिलान करोगे तो आंसर भील ही आएगा। तो भील ही जनजाति जो है वो नंदन प्रिंट के कपड़े पहनती है। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हल्दी पीठी इंगित करती है। यहां भी 1.5 अक्कल लगाएंगे मेरे बच्चे, मुझे पता है। हल्दी पीठी जो है वो इंगित करती है निमंत्रण को, विवाह को, नृत्य को, गायन को। आपको याद आ रहा होगा तो कि वो भीलों में निमंत्रण देने के टाइम पे, भीलों में विवाह के समय काजल माता को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, पीला कपड़ा चलाते हैं, हल्दी पीठी कहलाता है। तो निमंत्रण, विवाह, नृत्य, गायन। तो बहुत सारे लोग यहाँ विवाह लगाने वाले हैं, जबकि गलत आंसर है। जबकि निमंत्रण जब आपके पास खुला ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर निमंत्रण ही आंसर करेंगे। ये आपका आंसर सही होगा। 1.5 अक्कल से काम नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल नृत्य किया जाता है, कब किया जाता है? कोल नृत्य कब किया जाता है? फटाफट आंसर करो। कोल नृत्य 4 स्थिति, विवाह पर करते हैं, नवरात्रि पर करते हैं, शिशु जन्म पर करते हैं, या फसल कटाई पर करते हैं। फटाफट बताओ, कोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है भैया? विवाह में करते हैं कि नवरात्रि पर, या शिशु जन्म पर, या फसल कटाई पर? यहाँ भी 1.5 अक्कल लगाएंगे, मुझे पता है सब लोग यहाँ शिव नवरात्रि ही आंसर करने वाले, जबकि वो गलत आंसर है। शिशु जन्म पर करते हैं। कोल नृत्य कब करते हैं? शिशु जन्म पर किया जाता है। कब? शिशु जन्म पर। सी आंसर जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये जो टेस्ट सीरीज हम आपसे लगवा रहे हैं, जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं ताकि मेरे बच्चे खाना खाते खाते हॉस्टल में या कहीं पे भी आधे घंटे में जल्दी जल्दी से अपना पूरा रिवीजन कर ले, कुछ नई बातें उसको सीखने को मिल जाए। आप सब लोगों से विशेष निवेदन है कि इस टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आपको नए मिलते हैं, जो आपको नहीं आते, उनको 1 लाइनर फैक्ट के रूप में आप खुद ही नोट कर लेना। हमसे पीडीएफ ना मांगा करो, क्योंकि इतनी सारी पीडीएफ आप करोगे क्या इन सब पीडीएफ का? हमें अल्टीमेटली अपने आप को तैयार करना है परीक्षा के लिए। जिसे देखो वो लगा हुआ है पीडीएफ दे दो साहब, पीडीएफ दे दो। पागल हो गए हो क्या? पीडीएफ का क्या करोगे? दे तो दिया पीडीएफ पूरा बना करके 10वीं यूनिट का। अब पीडीएफ नहीं चाहिए, अब केवल उसका रिवीजन चाहिए। रिवीजन के क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं? हम अपना रिवीजन करने के लिए। तो इसमें पीडीएफ की क्या जरूरत हो गई भाई? चलो, किस जनजाति के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता, क्या किस जनजाति के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से प्राप्त हुए हैं?
बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है ये। जिसने भी बनाया मेरे साथी ने, उसने बहुत, उसे विशेष धन्यवाद होना चाहिए इस प्रश्न के लिए कि हड़प्पा में खुदाई से कौन सी जनजाति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल्दी से बता दो भैया कि कौन सी जनजाति के जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा की खुदाई से मिले। तो कोल जनजाति के जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, हड़प्पा से हमें कोल जनजाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति की पंचायत द्वारा दिया जाने वाला दंड क्या कहलाता है? रौजीबाजी कहलाता है, कहरा कहलाता है, कोलई भाजी कहलाता है, या कोई नहीं? जल्दी से बताओ कि जो कोलों की पंचायत है ये एक दंड देती है, जुर्माना लगा देती है, तो उसे क्या कहते हैं? कोदई भाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस हुआ, कोदई भाजी, को द हो जाएगा, कोदई भाजी, कोदई भाजी के नाम से उसे जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति के निवास स्थान को टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला। और इस टोले के प्रमुख को क्या कहा जाता है? चौधरी कहते हैं, महतो कहते हैं, गोटिया कहते हैं, या सभी? जल्दी से बताओ कि इस कोलों के प्रमुख को, जिसे टोला कहते हैं, उसके प्रमुख को कहीं कहीं पे चौधरी, कहीं कहीं पे महतो, कहीं कहीं गोटिया। गोटिया तो उसका उपनाम है। तो सभी आंसर जो है वो सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य छांटना है। बेगा जनजाति के कृषि के देवता बागेश्वर महाराज हैं। क्या ये पॉइंट सही है? भारिया जनजाति के कृषि के देवता भीमसेन है। ये बात सही है। वन की देवी धनैया बाई है। ये सही है। प्रकृति के निर्माता दुल्हा देव, ये बात सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि फिर तो वहां ठाकुर देव आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा देव, ठाकुर देव। बेगा महिलाएं फंदारी नामक आभूषण पहनती है। अब ये फंदारी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पे, गले में, या पैर में, या नाक में? कहाँ पहना जाता है फंदारी? फंदारी नाम का जो आभूषण है ना वो सिर पर धारण किया जाता है। कहाँ धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाता है। तो याद रखना, फंदारी नामक आभूषण सिर पर धारण किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सहरिया के संदर्भ में सत्य कथन है। गुना और शिवपुरी में इन्हें राउत कहते हैं। और ये बात सही है या गलत है? जल्दी से आप बताओगे। शिवपुरी में इन्हें खूटिया कहते हैं। ये बात सही है या गलत है? विंध्यन क्षेत्र में इन्हें सोसिया कहते हैं। ये बात सही है या गलत है? तीनों ही बातें सही है तो फिर सभी सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ प्रश्न आपको जानकारी देने के उद्देश्य से भी लाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहरिया समाज में संपूर्ण समाज का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करो। उसे क्या कहते हैं? उसे पटेल कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं, प्रधान कहते हैं, या कोई नहीं? जल्दी से बताओ कि जो समाज का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान। ये प्रधान नहीं लिखना है, प्रधान लिखना है, प्रधान नहीं होगा, वो तो फिर जनजाति समाज ही नहीं हुआ फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में किस त्योहार पर पितरों की पूजा की जाती है? गोंड जनजाति में किस त्योहार पर पितरों की पूजा की जाती है? देव मिलो की, दस गात्रा, नवाखानी, या सभी? अब यह मेरे बच्चे लगाएंगे 1.5 अक्कल, क्योंकि उनको पता है देव मिलो की पूजा जो है वो अपने मित्रों के लिए की जाती है, लेकिन पितरों की पूजा एक त्योहार पर करते हैं, वो कौन सा है? तो ये जो गोंड है ना ये स्पेशल है, ये स्पेशल भैया, इसमें नवाखानी आंसर आएगा। क्या आएगा? क्योंकि जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो नवाखानी उत्सव मनाते ही पितरों की पूजा के लिए, या जो नया खाना है उसे पहले अपने पितरों को, पूर्वजों को, पितरों को, पूर्वजों को चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं। पूर्वजों को चढ़ाया जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य को ऋतु नृत्य कहते हैं? बताओ भैया, किस नृत्य को ऋतु नृत्य कहा जाता है? जल्दी से आंसर करो कि ऋतु नृत्य कौन सा है? सुवा नृत्य को कहते हैं, सेला को कहते हैं, कर्मा को कहते हैं, या भड़ोनी को कहते हैं? किस नृत्य को ऋतु नृत्य कहा जाता है? देखो, जो कर्मा नृत्य है ना, एक कर्म करते हुए करता है आदमी ना, इसलिए ऋतु नृत्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऋतु नृत्य कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में देवबहर घास, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देवबहर घास से झाड़ू बनाने में महारत हासिल है? इनमें से एक कोई ऐसी जनजाति है जिसको देवबहरी घास से झाड़ू बनाने में बहुत महारत हासिल है। जब मैंने वीडियो में पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि जीआई टैग के लिए आवेदन किया, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, छोड़ मत देना इसको। तो देवबहरी घास जो है
वो कौन सी जनजाति? सहरिया, गोंड, भारिया या बेगा? कौन सी जनजाति में बहुत अच्छे से बनाई जाती है झाड़ू इसकी? जल्दी से बताओ। जो भारिया जनजाति है वो देवबहरी घास की झाड़ू बनाती है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारियाओं के किस विवाह में 2 बोतल शराब, 4 रोटी और 2 पाई? ये पिछली बार भी पूछ लिया था मैंने, प्रश्न रिपीट हो गया है, लेकिन जल्दी फिर भी अपने आप को चेक कर लो कि याद रहा कि नहीं। उठ विवाह, चढ़ विवाह, मंगनी विवाह या सभी? जल्दी से बताओ कि ये कौन से विवाह में किया जाता है? तो ये मंगनी विवाह में किया जाता है। या मंगनी विवाह का प्रश्न है। मंगनी विवाह में ऐसा होता है, बाकी में नहीं होता है। किस जनजाति में अमावस्या की रात में बालकों को गर्म तीर से ढर्रा देने की प्रथा है, जो वर्तमान में अतार्किक है? अब यहाँ कुछ होशियार बनेंगे, वो बोलेंगे कि तीर शब्द आ गया तो केवल भील लगा दो, तो ऐसा मत कर लेना भैया, वहां फिर भील लगाने में गलत हो जाएगा। तो चलो बेग तो बता दिया, भील में तो नहीं है ये। अब आंसर कर लो, फटाफट आंसर करो। जो ढर्रा, देखो ये जो ढर्रा देना है ना, ये ढर्रा देना जो है ना, ये गोंड में है। और जो डाम देना है ना, डाम देना या इसी को चेक्का बोलते हैं, चेंका बोलते हैं, तो ये चेंका या डाम देना जो है ना, ये भीलों में। तो क्योंकि अब स्पेशली आपको ढर्रा बोल दिया है तो फिर आप गोंड आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी फिल्म मांडल के बोल, बहुत अच्छी पिक्चर थी ये। मांडल के बोल किस जनजाति पर आधारित फिल्म है जिसने 2020 का फिल्म पुरस्कार जीता? बताओ भैया कि मांडल के बोल जो है, मांडल के बोल, ये किस जनजाति से संबंधित पिक्चर है? गोंड से, बेगा से, भारिया से, भील? ऐसी सारी चीजें है ना जो सीरियस थोड़ी हो जाती है, वो सब बेगा ही आंसर हो जाता है उनका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। जोधैया बाई का संबंध किससे? बेगा से। तो सही बात है। दुर्गाबाई बोम का संबंध डिगना कला से है। भूरीबाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से है। लहरीबाई का संबंध पाटनगढ़ चित्रकला से है। यहाँ आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चारों ही महिलाएं जो इंपॉर्टेंट थी वो सामने रख दी। इनमें से कौन सी एक असत्य है? बताओ भैया, कौन सी एक असत्य है? तो आपको नीचे दिख रहा है लहरीबाई। पिछली बार कोड बना करके याद कराया था, इसलिए आज कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। इसका आंसर जो है वो लहरीबाई होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि लहरीबाई का संबंध किस चीज से है। जल्दी से बताओ, किस जनजाति से, किस कला से? जल्दी बता देना। आगे बढ़ते हैं। कोरकू समाज का पसंदीदा नर नृत्य, नर मतलब पुरुष, नर नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताओ। कोरकू समाज जो है, वो कोरकू जनजाति जो है, उसमें जो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक विशेष नृत्य है जिसका नाम है सुसुर। क्या कहते हैं? सुसुर नृत्य को कोरकू जनजाति में पुरुष प्रधान नृत्य और बहुत प्रमुख नृत्य के रूप में जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं। कोरकू समाज में महिला प्रधान नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, उसका नाम क्या है? किमाड़ी है, गदोलिया है, गोचो है या कहरा है? जल्दी से बताओ कौन सा नृत्य जो है वो इस महिलाओं के द्वारा या कोरकू समाज में महिला प्रधान नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो गदोलिया जो नृत्य है ये महिला नृत्य के रूप में जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस लोक त्योहार पर बनी फिल्म अमेरिका में भी रिलीज हुई? एक ऐसी फिल्म है जो लोक है या लोक नृत्य के या लोक जो कला है उस पर प्रेजेंट हुई और वो अमेरिका में भी रिलीज हो गई। जल्दी से बताओ उसका नाम। मांडल के बोल, प्रिंसेस ऑफ गणगौर, सोन चिड़ैया और द बेगास, इसमें से कौन सी फिल्म है वो? याद रखना, प्रेमिनेंसेंस ऑफ गणगौर, ये पिक्चर है जो अमेरिका में भी रिलीज हुई थी भाई, याद रख लेना, अब मत भूल जाना। आगे बढ़ते हैं। गौर नृत्य किस पशु के सींग लगाते हैं? गौर नृत्य में किस पशु के सींग लगाते हैं? बैल के, गौर के, भैंस के या हिरण के? ये प्रश्न में ज्यादा रुकने का अर्थ नहीं है। गौर जो पशु है उसके नृत्य सींग लगाते हैं। कोरकू जाति में मृतक स्तंभ, मंडो या भीलों में दीवान्या जो होता है ये किस शिल्प का उदाहरण है? जल्दी से बताओ कि भीलों में जो दीवानिया बनाए जाते हैं ये किस शिल्प के उदाहरण हैं? भित्ति चित्र के, कास्ट शिल्प के, दोनों के, या किसी भी नहीं? आंसर होगा कास्ट शिल्प के, लकड़ी के बनाए जाते हैं। कास्ट शिल्प जो है वो आंसर आएगा बी, आपका आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, एक किताब आ गई, थोड़ी सी इतिहास में घुस गए हैं।
किस राजा की तुलना साक्षात वाचस्पति से की गई है? जल्दी से बताओ, कौन से राजा की तुलना मेरुतुंग ने या प्रबंध चिंतामणि में जो है वो वाचस्पति से की गई? हर्ष की, भोज की, धंग की या राजा विद्याधर की? जल्दी से बताओ, आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश का फैक्टर, राजा भोज की तुलना की गई है। आगे बढ़ते हैं। दो वक्त की रोटी एक पिक्चर का नाम है, एक मूवी है, ये एक मूवी है दो वक्त की रोटी। फिल्म का संबंध किस क्रांतिकारी से है? किस क्रांतिकारी का प्रेजेंटेशन देती है ये मूवी? खाज्या नायक, टंटिया भील, दौलत सिंह या बरजोर सिंह? जल्दी से बताओ कि इस मूवी में किसको प्रेजेंट किया गया है? किसको प्रेजेंट किया गया है भैया? इसमें टंटिया भील को प्रेजेंट किया गया है। किसे प्रेजेंट किया गया है? टंटिया भील को। आंसर क्या होगा? टंटिया भील। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी को 1876 में काला पानी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को काला पानी की सजा मिली थी भैया? टंटिया को मिली, खाज्या नायक को मिली, भीमा नायक को मिली या दौलत सिंह को मिली? जल्दी बताओ कि किसे जो है काला पानी की सजा, काला पानी की सजा जो है वो भीमा नायक को मिली थी। किसे मिली थी? 1876 में अंडमान निकोबार में ही इनका देहांत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी खाज्या नायक, क्या नाम है? क्रांतिकारी खाज्या नायक को किसने धोखे से गोली मार दी थी? किस एक व्यक्ति ने धोखे से गोली मारी थी खाज्या नायक को? जल्दी बताओ, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने गोली मारी थी, जिसने धोखे से गोली मार दी थी। धोखे से गोली मार देने वाला रोहिउद्दीन था, निसारुद्दीन था, दीनागोड़ा था या मकड़ू था? जल्दी बताओ। रोहिउद्दीन ने गोली मारी थी। किसने मारी थी? रोहिउद्दीन ने धोखे से गोली मार दी थी खाज्या नायक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाज्या नायक के पुत्र का नाम था जो अंबापानी युद्ध में शहीद हो गए थे। तो प्रश्न तो ऐसे भी संबंधित है कि अंबापानी युद्ध से संबंधित है खाज्या नायक, लेकिन हमने घुमा दिया इसको थोड़ा कि जो वो पुत्र शहीद हुआ था उसका नाम क्या था? खलक सिंह, बरजोर सिंह, दौलत सिंह या ढिल्लन सिंह? जल्दी से आंसर करो। दौलत शाह जो है, दौलत सिंह जो नाम है, ये उनके पुत्र थे और शहीद हो गए थे। द डॉटेड लाइन, ये क्या है? डॉटेड लाइन एक बुक है। क्या है ये? द डॉटेड लाइन। चित्र बनाने वाला कोई व्यक्ति है, ऐसे डॉट डॉट से चित्र बनाता है, इसलिए बुक लिख दी उसने, डॉटेड लाइन। किस आदिवासी महिला की आत्मकथा पर आधारित है? जल्दी से आंसर करो कि जो डॉटेड लाइन है ये किसी चित्रकार का होगा। तो सुनीता बाई तो चलो गई, अब बताओ कि कौन सा व्यक्ति है जो चित्र बनाता है और उसकी आत्मकथा जो है वो भूरी बाई की जो आत्मकथा है वो डॉटेड लाइन के नाम से फेमस हुई है। याद रखना 50 प्रश्न हो गए जल्दी जल्दी, हमने इसलिए कोशिश की आपको कम टाइम में आंसर मिल जाए। बहुत फटाफट आप अपना मूल्यांकन कर लें। जिस जनजाति में आप कमजोर हैं, अगर परंपरा प्रथा गलत हो रही है, अगर विवाह गलत हो रहे हैं, अगर साधारण से प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनको सुधार लें। आप सभी से विशेष निवेदन है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उनको वन लाइनर फैक्ट के रूप में नोट करके रखें और अगली बार टेस्ट देने से पहले उनको भी रीड करें। और ऐसे ही हर सैटरडे संडे इसको रिवाइज करना शुरू करें। अब कम टाइम बचा हुआ है, 50 दिन में आपको फटाफट अपना काम कर लेना है। आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।